और शुरुआत बड़ी खबर से। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजने के बाद यानी 6 बजे तक मतदान होना था और मतदान अब खत्म हो गया। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान अब खत्म हो गया। जरूर जिस वोटिंग सेंटर पर मतदाता अगर कतार में खड़े हैं उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाएगा, लेकिन मतदान का समय खत्म हो गया है। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर 1331 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 5 बजे तक का भी आंकड़ा आ गया है। गुजरात में शाम 5 बजे तक 55.22% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में शाम 5 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक सबसे कम 53.40% वोटिंग हुई है। यूपी में शाम 5 बजे तक 55.13% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है 62.28%, जबकि छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 66.87%। बिहार में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज है 56.01% और असम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है 74.86%। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 73.93% वोटिंग हुई है। गोवा में शाम 5 बजे तक 72.52% वोटिंग हुई है और दादरा नगर हवेली दमन दीव में शाम 5 बजे तक 65.23% वोटिंग हुई है। ये शाम 5 बजे तक का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 5 से 6 का आंकड़ा इसमें ऐड हो सकता है और वोटिंग परसेंटेज में और इजाफा होगा जब फाइनल आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन तस्वीरें देखिए, जरूर उत्साह नजर आया लोकतंत्र के इस महापर्व में। लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए आज घर घर से वोटर्स निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई जगहों पर महिलाओं की लंबी कतार दिखी, कई जगहों पर बुजुर्गों ने उत्साह दिखाया। व्हील चेयर पर बैठकर भी वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवाओं की भी अच्छी खासी तस्वीर नजर आई और घर घर से वोटर्स निकलते नजर आए। जरूर भीषण गर्मी है देश भर में और इस गर्मी के बीच में भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी वोटर्स घर से निकलते नजर आए। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी फाइनल आया नहीं है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमने आपको दिखाया, जिसमें सबसे कम महाराष्ट्र में करीब 53% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा असम में शाम 5 बजे तक 74% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं और अब जब मतदान खत्म हो गया है तो जाहिर है अब जो ईवीएम है उसे सील किया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इलेक्शन कमीशन बताएगा पूरा आंकड़ा और क्या क्या कुछ रहा, कहाँ किसी बूथ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वो सब कुछ डिटेल शेयर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मतदान केंद्र जहां मतदान खत्म हो गया है वहां पर अब ईवीएम सील करने की तैयारी चल रही है। जो आज तस्वीरें अलग अलग दिखी उसमें सबसे खास तस्वीर ये भी है पीएम मोदी की तस्वीर। उन्होंने भी अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया और सबसे अहम बात, तीसरे चरण में जो 93 सीट पर मतदान हुआ उसमें कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। पीएम मोदी के पोलिंग बूथ पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, वहां मौजूद भारी भीड़ का पीएम मोदी ने अभिवादन किया। लोग सेल्फी लेते नजर आए और देखिए एक बच्चा को गोद में लेकर उसे दुलार करते, प्यार करते पीएम मोदी का यह अंदाज भी, और लोग तालियां बजाते हुए नजर आए। जब पीएम मोदी बूथ पर पहुंचे तो भारी संख्या में लोग जुटे थे एक झलक पाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद भारी भीड़ का पीएम मोदी ने अभिवादन किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी बूथ की तरफ रवाना हुए। और इसी बीच जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, भीड़ में पीएम मोदी एक मासूम को दुलार करते भी नजर आए, जिसके बाद पोलिंग सेंटर पर पहुंचकर पीएम मोदी ने मतदान किया। तो ये 5 तस्वीरें पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। प्रशंसक को ऑटोग्राफ देते नजर आए पीएम मोदी। और आप देखिए तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग दिग्गजों की और जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ वहां पर जो दिग्गज है वो मतदान करने पहुंचे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल। अहमदाबाद में गांधीनगर में अमित शाह पहुंचे और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की किस्मत का भी आज फैसला आज तीसरे चरण में ईवीएम में कैद हो गया है। जामनगर में भी
पोरबंदर में भी मतदान हुआ। जामनगर में रिवाबा जडेजा, मनसुख मंडाविया की भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। पोरबंदर में मतदान करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवपुरी में मतदान करने पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हुबली में भी प्रहलाद जोशी, जो कि विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की भी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। शरद पवार बारामती में पहुंचे। बारामती में भी एक हाई प्रोफाइल सीट, बारामती पवार फैमिली के बीच ये जो रिफ्ट है उसका भी फैसला इसी सीट से होना है। बारामती में सुप्रिया सुले भी पहुंची और वहीं सोलापुर में भी आज मतदान हुआ। सोलापुर में सुशील शिंदे, प्रणीति शिंदे मतदान करने पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे कलबुर्गी में मतदान करने पहुंचे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी कलबुर्गी में मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और जबकि एसपी सिंह बघेल आगरा में मतदान करने पहुंचे। तो ये अलग अलग दिग्गज जो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और कुछ अलग अलग रंग आप देखिए। सुपौल से 115 साल की बुजुर्ग, और ये जज्बा है, लोकतंत्र के पर्व को लेकर उत्साह है और उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर उनके क्षेत्र में मतदान होता है, वोटिंग होती है तो बाहर नहीं निकलते हैं। ये सीख है कि अगर 115 साल के बुजुर्ग घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचती हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं तो आप लोगों को भी जरूर निकलना चाहिए। आगे अभी 4 फेज बाकी हैं। नाडियाद गुजरात में बिना हाथ के जो युवक हैं वो वोटिंग करने पहुंचे, दिव्यांग। और एक परिवार के जो बलरामपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए, एक परिवार के 5 पीढ़ियों ने मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबकि व्हील चेयर पर युवक पहुंचा। कासगंज यूपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां व्हील चेयर पर एक युवक मतदान करने पहुंचा। नेहरू नगर भोपाल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक दिव्यांग महिला जो चल नहीं पा रही थी वो पहुंची मतदान करने के लिए। तस्वीरें उन लोगों के लिए सीख है जिनके क्षेत्र में मतदान होता है और वो घर बैठे रहते हैं। जरूर निकलिए। अगर आपके क्षेत्र में अगले 4 फेज, आज का मतदान खत्म हो गया, अगले 4 फेज और बाकी हैं। अभी अगर आपके क्षेत्र में मतदान होना बाकी है तो जरूर इन तस्वीरों को देख लीजिए और सीख लीजिए। और हमारे साथ तमाम संवाददाता मौजूद हैं। पल पल की अपडेट्स आप तक दिन भर से हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद शर्मा अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से, रजनीश पांडे मैनपुरी से। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है, वजह? 2 वजह है। एक तो महाराष्ट्र में लगातार गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारामती इलाके में या फिर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पारा 40 के ऊपर तक पहुँच गया है कई जगहों पर। इसलिए दोपहर में जो मतदान की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाई। दूसरा, मतदाताओं के लिए लगातार अपील की गई, लगातार प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई और इलेक्शन कमीशन लगातार उन्हें जागरूक करता रहा, लेकिन मतदाताओं में कहीं न कहीं इलेक्शन में वोटिंग डालने को लेकर रुचि नज़र नहीं आई। लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे जिस संख्या में पहुंचना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि बारामती में सबसे कम वोटिंग के परसेंटेज सामने आ रहे हैं। यानी बारामती जो कि इस बार हॉट सीट के तौर पे था, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में, जहां पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एक तरफ पवार की बेटी मैदान में थी तो उसके अपोजिट में उनकी बहू यानी अजीत पवार की बीवी मैदान में थी, तो निश्चित तौर पर पवार फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बावजूद इसके वहां मतदान का प्रतिशत तो क्या माना जाए कि पवार फैमिली की लड़ाई को लेकर कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई वोटरों में? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों लड़ाई में मतदाता अपने आप को खींचना नहीं चाह रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से इनकी लड़ाई, पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ मुद्दों पर सीमित रहेंगे, लेकिन आखिरी के समय में आते आते पिछले 10 दिन से व्यक्तिगत तौर पर ये लड़ाई घर के भीतर की चीज़ों को लेकर के हो गई। तो इससे कहीं न कहीं मतदाताओं का रुझान उस तरीके से शायद नहीं बन पाया जिस तरीके से टर्नआउट होना चाहिए था वोटर्स को। लेकिन माडा, कोल्हापुर और खास करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जहाँ नारायण राणे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है। फिलहाल वहाँ अभी 6 बजे का आंकड़ा देर शाम तक आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी संतोषजनक वोटिंग हुई है। ठीक है, रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास हम आएंगे, लेकिन रजनीश पांडे मैनपुरी से। रजनीश, मैनपुरी का रुख और वहाँ यूपी में
जो आंकड़ा सामने आया है क्या कहता है पिछले चुनाव के मुकाबले? देखिए सुमित, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि ऊर्जा से लबरेज ये मतदाताओं की तस्वीर पर आप स्क्रीन पर दिखाए कि अभी एक मैसेज आए कि मैनपुरी के लोग हैं कितने लबरेज हैं, उत्साह से, एनर्जी से कि लोग मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं एक ऊर्जा की जरूरत जरूर होती है कि ऊर्जा अंत तक बनी रहे। हमारे साथ हो सम्मानित, चूंकि मैनपुरी को यादव लैंड भी बोला जाता है और माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ रहा है, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, तेज प्रताप यादव की बात की जाए या धर्मेंद्र यादव की बात की जाए, डिंपल यादव सांसद है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा जरूर कर रहे थे कि हमारे फेवर में उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये कहना कि कहीं ना कहीं ये हमारा अपना गढ़ है, हमारा घर है और जाहिर तौर पर चूंकि हमारा घर है और गढ़ है, तो इनसे हमारा ताल्लुकात जो रिश्ते हैं वो घरेलू रिश्ते हैं। तो इनको भी भरोसा है कि हमारे साथ पूरा लोगों का भरोसा है मैनपुरी का। चूंकि पीछे निशान दिखा रहे हैं जो जिन्होंने वोटिंग की है, उनसे बहुत जल्दी रिएक्शन, बहुत छोटा रिएक्शन, किस मुद्दे पर वोट डाला है? हम लोगों ने मतदान किया। किस मुद्दा क्या था? बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर मतदान किया हम लोगों ने। अच्छा, ये तो मुद्दा नेशनल स्तर का। आपका क्या रहा मुद्दा? हमें तो मुद्दा ये था, डिंपल भाभी को 4.5 लाख वोट से जिताना था। रिकॉर्ड दर्ज कराना है। रिकॉर्ड दर्ज कराना है मुझे। मुलायम का ये गढ़ है, मुलायम का। हम लोग 4.5 लाख से डिंपल यादव जीतेगी, कम से कम 4.5 लाख वोटों से जीतेंगे। देखिए सुमित, 1 मिनट समय लूंगा। हमारे साथ रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड जीरो पे लगातार जंबाज वाली, मैंने कहते हैं ना कि शेरे दिल वाली रिपोर्टिंग करते रहे, यहाँ पे कहाँ क्या हुआ पूरी अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि सुबह हम सैफई में रहे, करहल में रहे, जहाँ से मुलायम सिंह यादव पढ़े थे, वहीं अध्यापक रहे, वहीं से सियासी अपना सफर चालू किए। क्या रहा मैनपुरी को लेके, आप बताइए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 28 साल से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराया है और यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए, जो ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को वाली बात यह होगी कि ठाकुर जयवीर सिंह वे गद्दावर नेता हैं, वो भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं मैनपुरी। और क्या आपने देखा, कहीं कहीं यहाँ हिंसक झड़प की भी खबर आ रही थी, क्या सच्चाई रहा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी करहल विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी का जो बस्ता लगाया जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिया गया है। वो वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ तौर से कहा है कि प्रशासन के लिए कि इस जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जो यहाँ बैग बस्ता लगाया गया था वो नहीं। और भी मतदाता है, ये सुबह से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, पल पर की रिपोर्ट बता रहे थे कि जल्दी जनता का उतार चढ़ाव। देखिए अब भी मतदाता मतदान किए हैं, क्या खास रहा? गुटखा खास ये रहा कि डिंपल भाभी भारी बहुमत से जीतेंगी, 5 लाख से पार जाएंगी, 5 लाख से पार जाएंगी। चलो ठीक है। और बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। चलो ठीक है रजनीश, लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल, मैनपुरी, चूंकि डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, सामने जयवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, और यहाँ अभी जो वोटर्स जो वोट डालकर निकले हैं, उन्होंने कहा कि मुद्दा विकास और बेरोजगारी और डिंपल यादव के पक्ष में। ये अलग अलग बात है कि कई बूथों पर कुछ अपने अपने राय अलग भी रखते हैं वोटर्स, कुछ मुद्दों पर वोट डालते हैं, कुछ चेहरों पर वोट डालते हैं। अरविंद शर्मा का रुख करेंगे अहमदाबाद में। अरविंद, गुजरात की सभी सीटों पर मतदान हुआ, एक तो सूरत पहले ही निकल गया था, बाकी का क्या रुख है और बाकी में आपको हवा किस तरफ बहती नजर आई? सुमित, अगर आज का जो वोटर टर्नआउट है उसको देखें तो ये लगता है कि गुजरात में इस बार जो नतीजे आएंगे वो सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि गुजरात में जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, उन सीटों पर मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है और वहाँ अच्छा खासा मतदान हुआ है, जिसमें हम वलसाड़ की बात कर लेते हैं, बनासकाठा की बात कर लेते हैं, साबरकाठा की बात कर लेते हैं, आनंद की बात कर लेते हैं। और ऐसी सीटें जहां पर लगता था कि मुकाबला 2 दलों के बीच हो रहा है, वहां मतदाताओं ने अपना उत्साह दिखाया है और काफ़ी मतदान किया है। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं कि जहां मतदान निराशाजनक रहा, जिसमें पोरबंदर सीट की हम बात करें, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया चुनावी मैदान में है, वहाँ का जो वोटिंग परसेंट है 5 बजे का, वो 46% के आसपास आ रहा है। और अमरेली की बात करें हम तो वहाँ 45% के आसपास आ रहा है।
2019 की अपेक्षा इस बार जो मतदान है वो कई सीटों पर बहुत कम हुआ है और कई सीटों पर जो मतदान है वो बहुत अधिक हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है, गांधीनगर का क्या है आंकड़ा? गांधीनगर का जो आंकड़ा है वो उत्साहजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस सीट को जो 5 लाख लीड से पिछली बार जीती थी और इस बार जो 10 लाख लीड से जीतने का उम्मीद लगाए बैठी थी, तो वो शायद उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। जीत का जो मार्जिन है वो उसी के आसपास 2019 के आसपास रहेगा। लेकिन बाकी के जो तमाम सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव 2019 में करीब 9 सीटें ऐसी थी जो 3 लाख वोटों के आसपास जीती थी, तो उन सीटों पर बहुत कम वोटिंग हुई है और उससे ये लगता है कि जो जीत हार का अंतर होगा वो उम्मीदवारों का उस मार्जिन में कमी आएगी। कई सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प था, जिसमें एक बनासकांठा सीट है गुजरात की, जिसमें मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प था। इस सीट पर 2 महिलाएं उम्मीदवार थीं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गैनीबेन ठाकुर जो वर्तमान में विधायक भी हैं वह उम्मीदवार थीं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखाबेन चौधरी थीं। तो यहाँ भी मतदान करीब 64% के आसपास हुआ है। 5 बजे के आसपास की बात कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला कड़ा था। तो बलसाड़ की अगर हम बात करें तो बलसाड़ में भी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का दिखाई दे रहा था और यहाँ भी मतदान अच्छा हुआ है, करीब 68% कहीं कहीं पर पोलिंग हुआ है। तो इनके परिणाम क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो आप जो कह रहे हैं अरविंद, आप कह रहे हैं कि मार्जिन इस बार कम होगा, टक्कर कुछ ज्यादा दिखी कई सीटों पर। 26 में चूंकि 1989 से लेकर अब तक ये रहा है इतिहास गुजरात का कि बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस ला नहीं पाई जब यूपीए सरकार थी तब भी, और 2019 में तो करीब 26 में से 18 सीटों पर 2.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन था। तो क्या वजह है इस मार्जिन कम होने का? ग्राउंड जीरो से आप क्या देख पा रहे हैं? सुमित, पिछले 2-1 महीने से राज्य में क्षत्रिय आंदोलन का साया है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि क्षत्रिय कहीं कहीं उग्र होकर मतदान कर रहे थे और कहीं उनका निराशाजनक मतदान रहा। दूसरी तरफ गर्मी का भी एक अपना प्रकोप था। आज बहुत गर्मी थी गुजरात में, करीब 42 डिग्री के आसपास गर्मी रही। तीसरा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बरसों से चुनाव लड़ रहे हैं। भरूच सीट की अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों से वहाँ मनसुख वसावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन को ये सीट दे दी गई थी और चैतर वसावा जो डेडियापाड़ा से आते हैं वह आम आदमी पार्टी की तरफ से और मनसुख वसावा के बीच मुकाबला है। यहाँ भी बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, 64% के आसपास वोटिंग हुआ है 5 बजे के आसपास। तो यहाँ क्या परिणाम आएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी गुजरात में परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे सुमित, ये कहा जा सकता है। क्योंकि कई सीटों पर, जैसे अमरेली की बात कर रहा हूँ मैं, पोरबंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 45-46% के आसपास हुआ है। राजकोट की बात करें जो सबसे विवादित सीट रही है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज नाराज रहा है, वहाँ भी 52% के आसपास वोटिंग हुआ है। तो मतदाताओं की बेरुखी कहीं ना कहीं किसको परेशान करेगी, किसके पक्ष में जाएगी, किसको फ़ायदा पहुंचाएगी, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि आज जो वोटर टर्नआउट है उससे उम्मीदवारों को चैन की नींद जरूर नहीं आएगी। ठीक है, आप रजनीश, वोटर टर्नआउट को लेकर मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ। जो संवाददाता हैं ज़रा पूछिए, समझिए कि जब वोटिंग करने पहुँच रहे थे लोग, क्या उत्साह में कमी नज़र आ रही है? पहले 2 चरणों में भी उत्साह कम नज़र आया वोटिंग टर्नआउट में, इस बार क्या फिगर है शाम 5 बजे तक के आंकड़े को अगर देखें लोकसभा क्षेत्र वाइज? देखिए सुमित, लगातार खुद मैं ग्राउंड जीरो पे रहा, सैफई में रहा, करहल में रहा। जिस बात को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ मुलायम सिंह यादव पढ़े थे वहाँ अध्यापक रहे, वहीं से अपनी सियासी सफ़र चालू किए। मैं इस समय खुद मैनपुरी शहर में हूँ, पीछे जीआईसी का मैदान है। सीधा सा है कि गर्मी का बड़ा असर रहा। जब हम खुद गए मैनपुरी का करहल में, जब गए तो वहाँ सन्नाटा था, जहाँ से खुद मुलायम सिंह यादव पढ़ाए हैं, सियासी सफ़र चालू किया है। हालांकि जब आपने कहा कि मैं अपने रिपोर्टर संवाददाता से खुद पूछ लेता हूँ कि क्या सबसे बड़ा रीज़न रहा कि जो फ्लो होना चाहिए था, मतदाताओं को निकलने की भीड़ तादाद होनी चाहिए थी, वो नहीं रहा, क्या पीछे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एक तो धूप बहुत ज़्यादा था। धूप की वजह से कहीं ना कहीं मतदाता अपने घरों से नहीं निकल पाया है। इस बार पहले की अपेक्षा से लगभग अब इस बार पोलिंग बूथ पे भी भीड़ कम रही है और मतदाता का प्रयोग भी कम किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि धूप की वजह से
धूप की वजह से मतदाता नहीं निकल पा रहा है। कई जगहों पर रजनीश, ये देखा गया कि स्थानीय जो कैंडिडेट हैं या सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं, उन्हें लेकर मतदाताओं में नाराजगी रही है। ये ज़रूर है कि वो अगर देखते हैं ऊपर चेहरे तो मोदी के नाम पर वोट डालने निकलते हैं, या देखते हैं कि सांसद तो फिर मोदी के नाम पर फिर से चुने जाएंगे और फिर से 5 साल कुछ करेंगे नहीं। क्या ये सारी वजहें रही? सुमित, जब मैंने शुरुआत ही की तो मैंने कहा कि यह वो यादव लैंड है जहां से 28 साल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। क्या सिकवा रहा, क्या शिकायत रहा, लेकिन एक चीज़ है, चूंकि मैं लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूं, डिम्पल के प्रति लोगों का उत्साह है। जयवीर सिंह चूंकि सरकार में मंत्री हैं, लगातार यहाँ वो मैंने विधायक रहे और कई दलों से उनका सियासी सफ़र भी रहा, तो नहीं कह सकते। अलग अलग लोगों का दावा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 में 80 चुनाव जीतेंगे, वहीं इंडिया अलायंस कह रहा है कि इनकी हार यहाँ तय है। कई सीटें हैं, अगर इस बेल्ट की बात की जाए, फिरोजाबाद की बात की जाए जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं में शिवपाल यादव के लड़के चुनाव, तो ये वो सीटें हैं जहां समाजवादियों की गढ़ रही है। हालांकि 2019 में बदायूं से वहां पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की चुनाव जीती थी। लेकिन यहाँ पे ये कह देना कि लड़ाई आसान है, लड़ाई जहाँ चूँकि हम ग्राउंड जीरो पे लगातार घूम रहे हैं, रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन हर एक जो सीट पे है 1 to 1 की लड़ाई बनी हुई है। खासकर इधर की जहां से यादव लैंड की बार बार चर्चा होती है, या इसका नया नाम दिया गया है कि बैटल ऑफ यादव लैंड, यहां खास समाजवादी पार्टी का नज़र भी बनी हुई है। इंडिया अलायंस के लोगों की एक मजबूत दावा है कि अगर यहाँ से हम मजबूती से शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होगी। सुमित, ठीक है, अभिषेक, आपका रुख करेंगे महाराष्ट्र में। बारामती की आपने बात की, बारामती का आपने पूरा डिटेल बताया। महाराष्ट्र में ओवरऑल तीसरे चरण का क्या आप देख रहे हैं रुख तीसरे चरण में, और क्या ये रुख आगे भी कायम रह सकता है बाकी सीटों को लेकर भी? क्योंकि वहाँ पर 1 to 1 टक्कर की बात कही जा रही थी। कई जगहों पर ये कहा जा रहा था कि शरद पवार का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, या फिर पवार फैमिली में जो रिफ्ट है उसका असर बाकी सीटों पर भी पड़ सकता है। ओवरऑल क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, ओवरऑल बात करें तो इस बार 11 सीटें थी। 11 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जो एनसीपी प्रभावित क्षेत्र थे, जिसको पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका कहा जाता है, जिसमें कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा, हाथकलंगने, माढ़ा या फिर बारामती, इस तरीके की जो सीटें थी, उन सब में भी मतदान पूरा हो चुका है। अगर ओवरऑल बात करें तो 2 छत्रपति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। एक छत्रपति उदयनराजे महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो बीजेपी से सातारा से हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दूसरे छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो छत्रपति पुराने साहू महाराज थे, उनके वंशज हैं, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तीसरा नारायण राणे, जो कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से चुनावी मैदान में है बीजेपी से, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन अगर इन सब ओवरऑल चीज़ों में बात करें तो कहीं ना कहीं विकास वर्सेस लोकल स्प्लिट, ये दोनों ही मुद्दे हावी रहे। जहां सेंटिमेंट यानी एक संवेदनात्मक तरीके से महाविकास आघाड़ी ने खेलने की कोशिश की है, इंडिया अलायंस ने खेलने की कोशिश की है कि ये सब उनके पार्टियों को तोड़फोड़ मचाया गया और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी ने कहीं न कहीं बंदूक रखी, चाहे अजित पवार के कंधे पर या फिर एकनाथ शिंदे के कंधे पर, उसको कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर के चुनाव मैदान में उतरी। खास करके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री इस इलाके में काफ़ी रैलियाँ कर चुके हैं। पुणे में उन्होंने रैली की, सातारा, सांगली, तब देखना होगा इसका असर कितना हुआ। और तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, नतीजे जरूर 4 जून को आएंगे। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि तस्वीर कैसी है, मुद्दों की बात हो रही है, किन मुद्दों पर वोट पड़े हैं, क्या चेहरों पर वोट पड़े हैं, ये पूरी तस्वीर, सही तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बता रहे हैं। कुछ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कुछ और राज्यों की तस्वीर। फिलहाल अरविंद, आपका शुक्रिया, अभिषेक आपका शुक्रिया और रजनीश पांडे आपका भी शुक्रिया।